हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमन सेटअप प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज आपका टॉपिक है नेचर एंड बिजनेस, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नई यूनिट है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज को डिवाइड किया गया है इकोनॉमी में और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर सब डिवाइडेड इनटू पर्सनल, सोशल एंड रिलीजियस। ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटी आपको पता है, आप कोई भी काम अपने खाने पीने के लिए, कमाने के लिए कोई भी काम करते हो उसे बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। तो उसको सबसे पहले इकोनॉमी और नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज में डिवाइड किया गया है। अगर मैं बात करूं इकोनॉमी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? अर्निंग मनी एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ। जो भी काम आप कर रहे हो उससे आपको पैसा मिलता है, जहां पर आपकी वेल्थ क्रिएट होती है उसे बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेकिन नॉन इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज होती है वो सोशल और साइकोलॉजिकल मोटिव होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर किसी भी तरीके का पैसा नहीं कमाया जाता, ये आप अपनी खुशी के लिए या सोशल मतलब लोगों की भलाई के लिए करना चाहते हो। अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर मैं टीचिंग कर रही हूँ, सपोज करिए अगर मैं टीचिंग कर रही हूँ किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, तो क्यों कर रही हूँ? इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, पैसा मिल रहा है। लेकिन अगर मैं सोचूं किसी एनजीओ में पढ़ा रही हूँ, फ्री में पढ़ा रही हूँ, या किसी अपने नेबर के बच्चों को फ्री में अगर मैं एजुकेशन दे रही हूँ, तो दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्सपेक्टेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी में मनी इनकम जो है वो एक्सपेक्ट की जाती है कि भाई पैसा आएगा। लेकिन नॉन इकोनॉमी में मनी एक्सपेक्ट नहीं की जाती। यहाँ पे हमारे दिल की शांति, हमारी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन ज्यादा जरूरी है। पर्पस तो मैंने बता दिया आपको, क्रिएशन ऑफ वेल्थ, और इसका है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। आउटकम क्या होता है? देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो पैसा कमाने के लिए, तो बिजनेस के लिए तो प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज होगा। बिजनेस प्रॉफिट के लिए तो सामान बनाती है। और हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो करते हैं वो मेंटल और पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया था। इसके अंदर डिवाइड होता है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और नॉन इकोनॉमिक के अंदर होता है सोशल सर्विस, रिलीजियस सर्विस एक्सेट्रा। ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन मतलब जैसे आपके सीए, डॉक्टर। एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो आप किसी बॉस के अंडर काम करते हैं, जैसे वर्कर, एम्प्लॉयज। और बिजनेस तो किसी भी चीज का हो सकता है, बैंकिंग का, फार्मिंग का, एनीथिंग। अब बात करते हैं बिजनेस क्या है। तो बिजनेस रिफर्स दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ गुड विद द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। देखो, बिजनेस का सिंपल सा मतलब है प्रोडक्शन होना चाहिए, सामान खरीदे या बिकना होना चाहिए, सामान और सर्विसेज जहां पर खरीदा जा रहा हो, बेचा जा रहा हो, और मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए प्रॉफिट कमाना। देखो, बिजनेस मतलब प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेस का मतलब ही होता है प्रॉफिट। तो बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटीज है जहां पर लोग जो है रेगुलरली ऐसे एक्टिविटीज में रिलेटेड इंगेज होते हैं, जैसे परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स ऑफ गुड्स। बस मतलब इनका ये होता है कि प्रॉफिट आ जाए। इसी के अंदर ही इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस में को भी डिवाइड किया गया है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स देख लो बिजनेस के। इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखो बिजनेस इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक जहां पे भी आ जाए समझ लो प्रॉफिट। बिजनेस का मतलब प्रॉफिट। प्रोडक्शन, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसके अंदर आपका सामान का प्रोडक्शन होना चाहिए, सामान का खरीदारी या बेचना या खरीदना होना बहुत जरूरी है। तो प्रॉफिट कैसे कमाओगे? सेलिंग एंड परचेजिंग इज इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स, देखो भाई डेली का होना चाहिए, प्रोडक्शन बने बेचो, प्रोडक्शन बने बेचो, सेल करो परचेज करो, सेल परचेज करो। प्रॉफिट अर्निंग, अभी बताया आपको प्रॉफिट अर्निंग क्या ही है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, देखो आपने सुना होगा नो गेन नो पेन नो गेन। ऐसे बिजनेस के अंदर है नो रिस्क नो प्रॉफिट। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होता है बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर रिस्क तो रहेगा। अनसर्टेन रिटर्न, देखो भाई इसमें रिटर्न का कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि कितना रिटर्न मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, ये तो डिपेंड करता है कितना आपका माल बिकता है। लीगल और लॉफुल होना चाहिए, देखो आपका बिजनेस जो है किसी भी तरीके के गलत काम नहीं होने चाहिए। पता ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हो तो ये फिर लीगल नहीं है फिर। ठीक है। और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट तो आप लोग कमाओगे ही कमाओगे, लेकिन अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं प्रोफेशन की, जो आपकी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर है। प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व रेंडरिंग स्पेशलाइज सर्विस विद द यूज ऑफ स्पेशल स्किल एंड नॉलेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स ऑन रेगुलर बेसिस एंड टू गेट रेम्यूनरेटेड बाय मीन्स ऑफ फीस। देखो, प्रोफेशन जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें एक इंसान अपनी स्किल और अपनी नॉलेज दोनों चीजों का इस्तेमाल करके आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है, रेगुलर बेसिस पर बदले में फीस लेता है। देखो, हर किसी का काम प्रोफेशन नहीं है। डॉक्टर एक प्रोफेशन है, सीए एक प्रोफेशन है,
और डॉक्टर जो कर सकता है वो हम नॉर्मल नहीं कर सकते, तो डॉक्टर के पास क्या है, यूज ऑफ स्पेशल स्किल एंड नॉलेज। तो वो अपनी स्किल और अपनी नॉलेज का फायदा उठा के आपको सर्विस देता है और बदले में आपसे फीस लेता है। डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं आपके, ठीक है। अब फीचर्स क्या होने चाहिए प्रोफेशन के, प्रोफेशन रिक्वायर अ स्पेशल स्किल और नॉलेज ऑन अ पर्टिकुलर फील्ड। देखो भाई, प्रोफेशन है तो स्पेशल स्किल होनी चाहिए। अगर डॉक्टर हो तो एमबीबीएस होना चाहिए, लॉयर है तो एलएलबी होनी चाहिए, ठीक है। यानी मेडिसिन, लीगल डिपार्टमेंट जो भी है, ये चीजें होनी जरूरी है। स्पेशल स्किल्स आर डेवलप्ड थ्रू फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब स्पेशल स्किल आएगी कैसे, एमबीबीएस करो, एलएलबी करो, सीए करो। प्रोफेशनल्स आर रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी। और ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, इनका रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन होता है ना। आपका बीसीआई में रजिस्ट्रेशन है, आईएमए आईसीआई में रजिस्ट्रेशन होना आपके बहुत जरूरी है। आप रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं वहाँ के, जो प्रोफेशनल्स होते हैं। प्रोफेशनल्स आर अबाइड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट फिक्स बाय प्रोफेशनल बॉडीज। जो ये बॉडीज होती हैं, इनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो प्रोफेशनल्स को उनको मानना पड़ता है। दे गेट रेम्यूनरेटेड बाय वे ऑफ प्रोफेशनल फीस। ये इनको प्रोफेशनल जो फीस जो लेते हैं, वही उनकी कमाई होती है। गिव प्रायोरिटी ऑन सर्विस मोटिव रेदर देन प्रॉफिट। कहते तो यही है कि इनका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि वो अपनी सर्विस ज्यादा दे, प्रॉफिट पे ध्यान ना दे। जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर अपनी फीस से ज्यादा ये कोशिश करे कि बच्चा ठीक हो जाए या जो पेशेंट है वो ठीक हो जाए, हम मैं ऐसी सर्विस तो ठीक हो जाए। बट ऐसा है क्या? आज के टाइम पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इनकी सबसे पहली प्रायोरिटी है प्रॉफिट। आज के टाइम पे प्रोफेशन की बात करूं तो इनकी सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है प्रॉफिट कमाना। सर्विस गई भाड़ में, आज के टाइम पे यही है। मेडिकल बिल जाके देखो, छोटा सा टेस्ट कराओ। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, जो एक नॉर्मल फीवर था, और वो गुड़गांव का कोई हॉस्पिटल है, आई थिंक वेदांता है क्या, कौन सा वेदांता है पता नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, एक अच्छा खासा हॉस्पिटल था, वहाँ पे ये नॉर्मल फीवर का टेस्ट कराने गई थी। वहाँ पे उसके 4 से 4.5 5 हज़ार रुपये लग गए। 4.5 से 5 हज़ार उसमें ब्लड टेस्ट पता नहीं क्या क्या कराया गया था उसका। और एक नॉर्मल फीवर पे 4.5 से 4.5 बता रही थी, कुछ ऐसा ही बता रही थी, ठीक है। तो अब बताओ प्रायोरिटी क्या है, सर्विस है या फिर प्रॉफिट है? प्रॉफिट हो चुका है आजकल भाई, यहाँ सब सब लूटने में लगे हुए हैं। बट ये यहाँ पर ये डेफिनेशन दी हुई है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड गेट अ रेम्यूनरेटेड पीरियडिक बेसिस बाय मींस ऑफ वेजेस एंड सैलरी। देखो, एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पर लोग किसी के एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर काम करते हैं। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता जहाँ होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंडर जहाँ पे काम करते हैं और उनको सैलरी मिलती है हर महीने। आप जैसे पुलिस ऑफिसर्स हैं, बैंक मैनेजर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, ये है आपके एम्प्लॉयमेंट, जो किसके अंडर काम कर रहे हैं। फीचर्स क्या होता है, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। इट इन्वॉल्व परफॉर्मिंग ड्यूटीज एज असाइन्ड बाय द एम्प्लॉयर। जो काम होता है वही करते हैं। भाई बैंक में उनको कैशियर का काम दिया है, तो कैशियर का काम दे दो, वो वही काम करते हैं। नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको कोई पैसा लगाना नहीं होता। गेट रिवॉर्ड और रिटर्न फॉर सर्विस बाय मीन्स ऑफ सैलरी। देखो, यहाँ पे आपको जो भी रिटर्न मिलेगा या जो रिवॉर्ड मिलेगा, वो सिर्फ आपकी सैलरी होगी और कुछ नहीं मिलता। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर। इसके अंदर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को नहीं ट्रांसफर कर सकते। भाई जो कैशियर है, अब वो दूसरे को थोड़ा ना कह देगा कि तुम कर लो, नहीं ना। अबाइड बाय द रूल्स ऑफ एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन। अब जो जिस बैंक का जैसा रूल है, उस हिसाब से वो एम्प्लॉय वहाँ पे काम करेगा। एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट इज फिक्स्ड बाय द एम्प्लॉयर इंडस्ट्रीज। और जो क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या एलिजिबिलिटी होगी, वो तो फिर फिक्स होती है, वो जैसे गवर्नमेंट करती है। कि जैसे आपकी मैथ्स, इंग्लिश, जीके, जो आपका पैटर्न बना रखा है, लॉजिकल रीजनिंग। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि सिर्फ बच्चों के लिए क्यों है सारे रूल्स रेगुलेशंस, एलिजिबिलिटी। आपने ये एग्जाम किया होगा तो ही आप बैठ सकते हैं। ज्यादातर हमारे जो एमपी एमएलए सब अनपढ़ से बैठे हुए हैं, दे डोंट हैव एनी डिग्री ऑफ पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स, सॉरी, पॉलिटिक्स की कोई डिग्री है क्या किसी के पास? आई थिंक जो फाइनेंस मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है, उसके पास फाइनेंस का कुछ नहीं होगा। जो डिफेंस बन के है, उसको डिफेंस का डी नहीं पता होगा। यानी एक प्रॉपर हर जगह होना चाहिए ना। अगर हमें हमें हर एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है अपने आप को दिखाने के लिए, तो इन सब के पास भी होना चाहिए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनका सिर्फ मोटिव होता है फीलिंग ऑफ लव, सिंपैथी, ह्यूमैनिटी, पेट्रोटिज्म्स, ठीक है ना। जैसे प्लेइंग, डांसिंग, ये नॉन इकोनॉमी ना। डांस कर रहे हो, खेल रहे हो, डोनेशन देना, पेंटिंग करना, लोगों की हेल्प करना, इसमें कहीं से पैसा का तो कोई रोल ही नहीं है। इसके अंदर आपकी फीलिंग्स है, सिंपैथी है। अब ये टाइप्स हैं नॉन इकोनॉमिक के, जो 3 में डिवाइड किए गए हैं आपके। पर्सनल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटी। देखो, पर्सनल एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज परफॉर्म टू सेटिस्फाई द पर्सनल नीड्स और फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। पर्सनल एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो आप खुद अपनी पर्सनल जरूरत या अपनी खुद की डेवलपमेंट को पूरा करने के लिए करते हो।
जैसे अगर आपको किताबें पढ़नी पसंद है तो आपको पसंद है ना, इसलिए आप किताबें पढ़ते हो ना। जो लोग नॉवेल ले लेके पढ़ते रहते हैं। खाना बनाना किसी को पसंद है, कुकिंग करते हो अपने लिए करते हो ना। एक्सरसाइज करते हो अपने लिए करते हो। डांस कर रहे हो, है ना। किसी को म्यूजिक पसंद है, कोई डांसिंग पसंद है, झूमता रहता है कोई। तो ये आपकी खुद की पर्सनल एक्टिविटी है, क्योंकि आपकी खुद की पर्सनल नीड्स को आप पूरा कर रहे हो, अपने डेवलपमेंट के लिए पढ़ रहे हो। दूसरा है सोशल एक्टिविटीज, दैट एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी पेमेंट। देखो जो आप सोशली चीजों के लिए कर रहे हो ना, समाज सोसाइटी के लिए कर रहे हो, तो उसमें तो आप किसी तरीके का पेमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे ब्लड डोनेट करते हैं, बहुत लोग ब्लड डोनेट करते हैं, तो इसमें आप कोई पैसा नहीं कर रहे हो, आप किसी की जान ही बचा रहे हो ना, आपका खून किसी की जान बचाएगा। गरीबों की मदद करना, वॉलंटियरिंग करना एनजीओ में जाकर, है ना। कई स्वच्छता अभियान अभियान वगैरह चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करना। तीसरा होता है रिलीजियस एक्टिविटीज। दीज आर द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड फॉर स्पिरिचुअल और रिलीजियस पर्पस। ये आपकी अंतर आत्मा के लिए है। जैसे आप प्रेयर्स करते हो, आप मंदिर जाते हो, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हो, मस्जिद जाते हो, फास्ट रखते हो, डोनेशंस करते हो, हर जगह जाके डोनेट करते हैं ना। तो ये तो आप अपनी रिलीजियस पर्पस के लिए जो काम करते हो, दैट इज रिलीजियस एक्टिविटीज। तो आपको अब समझ में आना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो बिजनेस के तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक इकोनॉमिक, एक सोशल, एक ह्यूमन। इकोनॉमिक का मतलब होता है प्रॉफिट, मैंने आपको बताया। और प्रॉफिट क्यों चाहिए होता है? क्योंकि मैम ग्रोथ होगी, बिजनेस बढ़ेगा। हम लोग अगर प्रॉफिट ही नहीं आएगा तो हम बिजनेस चला नहीं पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ग्रोथ, प्रॉफिट और सर्वाइवल। सोशल की बात करते हैं तो भाई सप्लाई ऑफ गुड्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अगर आप सोशली कर रहे हो ना, तो अपना प्रॉफिट तो आप देख रहे हो, लेकिन आप सामने वाले का भी भला कर दो। कम से कम जितने पैसे कस्टमर आपको दे रहा है उस हिसाब से आप उनको प्रोडक्ट दे दो अच्छी क्वालिटी के। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, आप अच्छी अच्छी कंपनियां खोलो और लोगों को रोजगार दो। यूज ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा ऐसे काम करो जो इको फ्रेंडली हो, ऐसा ना हो पॉल्यूशन ही फैला दिया। ठीक है। फिर आता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में गुड वर्किंग कंडीशन, जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको अच्छी कंडीशंस दीजिए काम करने के लिए, उनको सैलरी अच्छी दे दीजिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनकी जॉब की सिक्योरिटी कर दो। भाई जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनकी इज्जत कर लीजिए थोड़ी सी। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। अब आता है बिजनेस रिस्क। रिस्क मीन पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। इन बिजनेस रिस्क इज अनअवॉइडेबल। द टर्म बिजनेस रिस्क रिफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। देखो रिस्क जो है इसका मतलब होता है लॉस, पॉसिबिलिटी शायद हो भी सकता है लॉस या ना भी हो। तो बिजनेस में रिस्क जो है अनअवॉइडेबल है, आप नहीं अवॉइड कर सकते। अगर आप बिजनेस है तो ना, तो बिजनेस के साथ रिस्क आएगा ही आएगा साथ में। कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं, वो चीज है। बिजनेस रिस्क का मतलब यही होता है कि आपके पास इनएडुकेट प्रॉफिट हो या इतना ज्यादा लॉस हो जाए कि आपको पता ही ना हो। दो तरीके का रिस्क होता है, एक होता है स्पेकुलेटिव, एक होता है प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क इट इन्वॉल्व्स बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। देखो यहाँ पर ना प्रॉफिट के भी चांसेस होते हैं और लॉस के भी चांसेस होते हैं, 50-50। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। स्पेकुलेटिव में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। कैसे होता है? इट अराइजेज ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन, या फैशन में बदलाव आ जाए, प्राइस में बदलाव आ जाए। और प्योर रिस्क क्या होता है? द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस टू अ बिजनेस विदाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ गेन। प्योर रिस्क में पूरा लॉस होगा, यहाँ पे प्रॉफिट का कोई चांस नहीं है। लेकिन स्पेकुलेटिव मैंने बोला था ना कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। प्योर रिस्क में सिर्फ लॉस होगा, या तो लॉस होगा या तो नहीं होगा, या तो लॉस होगा या तो नहीं होगा। प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। या तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ लॉस, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, या फिर नो लॉस। और ये कैसे होता है? इट अराइजेज ड्यू टू द फायर, थेफ्ट, स्ट्राइक। आग लग गई तो या तो तुम्हारा सामान पूरा जल जाएगा, लॉस हो जाएगा, या तो बच जाएगा, नहीं हुआ लॉस। फायदा तो कुछ भी नहीं है ना। चोरी हो गई, सपोज करिए थोड़ी चोरी हुई तो भी आप ठीक है भाई, ना के बराबर आपका लॉस हुआ है। और पूरी हो गई तो आपका लॉस हो गया, लेकिन फायदा तो कुछ नहीं है ना इसके अंदर, गेन नहीं होगा, लॉस होगा, या तो लॉस बिल्कुल नहीं होगा। अब बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। सबसे पहला, बाय अनसर्टेनिटीज मीन्स वी लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन द फ्यूचर। देखो अनसर्टेनिटीज तो सबकी जिंदगी में, आपको ही नहीं पता आपका कल कैसा होगा, तो ऐसे बिजनेस को भी नहीं पता कि उनका कल कैसा होगा, यानी उनको नॉलेज ही नहीं है कि आगे चल के फ्यूचर में क्या हो सकता है। भाई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, बाढ़ आ गया, आपका अर्थक्वेक आ गया, तो गया बिजनेस, रिस्क आ गया। ठीक है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, अब ये तो इनके हाथ में नहीं है। Risk is an essential part of the every business. Risk is inherent in every business. Business can't totally avoid risk, although the degree of risk may differ from business to business. Risk can be minimized but cannot be avoided. देखो रिस्क हर बिजनेस के साथ होता है, बट आप उसको टोटली अवॉइड नहीं कर सकते।
और कितना किसके अंदर रिस्क है वो बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता है ना। जैसे आपके घर में कितना पिटने के चांसेस होते हैं आपकी मम्मी से, किसी और के घर में ज्यादा होंगे, क्या पता किसी की मम्मी ज्यादा पीटती हो, किसी की कम पीटती हो। तो ऐसे रिस्क सब बिजनेस में अलग अलग है। रिस्क को कम करा जा सकता है बेटा, लेकिन रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। देखो नेचर ऑफ बिजनेस जैसे आपका प्रोडक्शन सेल कितना है, उसके ऊपर डिग्री ऑफ रिस्क पता चलता है। अगर लार्ज स्केल बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो बेटा ज्यादा रिस्क है। छोटा बिजनेस है तो कम रिस्क है। ठीक है। Profit is a reward for risk taking. Risk and gain are two sides of same coin. No risk, no gain is applicable to all kinds of business. Greater the risk, more is the reward. देखो भाई, आपने जो रिस्क लिया है उसका सबसे बड़ा इनाम आपके लिए ये है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है ना। कोई रिस्क नहीं तो कोई गेन नहीं है, तो आपने सुना होगा। तो जितना ज्यादा रिस्क रहेगा उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट मिलता है। अब आते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क की कॉजेज क्या है? नेचुरल कॉज, ह्यूमन कॉज, इकोनॉमिक कॉज और अदर कॉज। ठीक है, चार कॉज होते हैं। नेचुरल कॉज जो आपके हाथ से बाहर, वही फ्लड आना या अर्थक्वेक, टॉर्नेडो, फायर, लाइटनिंग, ड्रॉट, कोई भी मौसम में बदलाव आना, भूकंप आना, बाढ़ आ जाना, बिजली कड़कना, ड्रॉट, सूखा आ जाना, आग लगना, फायर्स वैसी वाली। ठीक है, जो जंगलों में से आग लग जाती है ना, ऐसे। तो नेचुरल कॉजेज की वजह से जो है वो आपके कॉजेज हो सकते हैं रिस्क। दूसरा ह्यूमन कॉजेज, जो इंसान खुद ही करता है। जैसे एम्प्लॉयमेंट थेफ्ट, आपका कोई कर्मचारी चोर निकले, चोरी हो जाए, कंप्यूटर हैक हो जाए, क्राइम हो जाए, या आपकी जो लेबर है स्ट्राइक पे बैठ जाए, दंगे हो जाना, एक्सीडेंट इंजरी हो जाना, ये आपके ह्यूमन कॉज है। फिर आता है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज वो कॉज होते हैं जो आपके मार्केट के हिसाब से होते हैं। जैसे कि प्राइस में चेंज आना, गुड्स सामान में चेंज आ जाना, डिमांड्स बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, फैशन में बदल आ गया, लोग कोरियन कोरियन कपड़े पहनने शुरू कर दिए लोगों ने आजकल, है ना। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो गए, उसके हिसाब से भी रिस्क आपके बिजनेस में हो सकता है। अदर कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो जाती है, मैकेनिकल फेलियर है, एक्सचेंज रेट्स में चेंजेस आ जाना, ये आपके अलग रीजंस है। अब बात करते हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस का प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस का? अच्छा, प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर बिजनेस कैसे होगा? कहते हैं ना, प्रॉफिट इज द ऑयल दैट ड्राइव्स द व्हील ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस एक पहिया है, सपोज करिए, तो उसको चलाने के लिए प्रॉफिट एक तेल है। बिना तेल के बिजनेस के पहिया चलेगा कैसे? कार कैसे चलेगी? तो प्रॉफिट एक आपका टोटल रेवेन्यू है, जिसमें से आप टोटल कॉस्ट माइनस करके निकालते हो। सबसे पहला सोर्स ऑफ इनकम, मेन एम ही है ये इन्वेस्टमेंट का कि प्रॉफिट, विच द कंफर्टेबल लाइफ ऑफ इन्वेस्टर्स फैमिलीज कैन बी श्योर। भाई कमाई का जरिया ही प्रॉफिट है। कमाएंगे, प्रॉफिट आएगा, तभी तो उनकी फैमिलीज जो है वो कंफर्टेबल लाइफ जी पाएंगी। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, द कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन अर्निंग, ऑन द अदर हैंड लॉस कॉजेज अ डिसकंटिन्यूटी। देखो भाई, अगर आपका टाइम टू टाइम अर्निंग होती रहेगी तभी तो बिजनेस आगे तक चलेगा। अगर नहीं आएगा प्रॉफिट तो बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, भाई अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो तो उसके लिए प्रॉफिट चाहिए होगा। प्रॉफिट होगा तभी तो री इन्वेस्ट करोगे, अपने बिजनेस को बढ़ाओगे। आज एक ब्रांच खोलिए, कल दूसरी खोलोगे। रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बेयरिंग, अगर आपने रिस्क ले रहे हो तो आपका हक बनता है कि आपको प्रॉफिट मिले, है ना भाई। इट इज अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क सक्सेसफुली, आपने रिस्क को लिया, सक्सेसफुल हुआ आपका, तो फिर प्रॉफिट आपका रिवॉर्ड है। प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जब भी होती है, डायरेक्टली या प्रोपोर्शनली आप बात करो तो, अगर आपकी इकोनॉमी डेवलप होगी तो सब, तभी तो सबके पास पैसा आएगा, अर्निंग प्रॉफिट आएगा। तो अर्निंग प्रॉफिट कम्स फ्रॉम डेवलप्ड इकोनॉमी, हमारी कंट्री डेवलप में मानी जाएगी फिर। प्रॉफिट एक्ट इज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी, प्रॉफिट आएगा उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पता चलता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितना अच्छा काम कर रही है, आपका बिजनेस कितना अच्छा काम कर रही है। समझ में आ रहा है? लॉस हुआ तो फिर आप कहेंगे अरे ये घटिया कंपनी है, कुछ नहीं हो रहा इसमें। तो अब बिजनेस एक्टिविटी डिवाइड होती है भाई इंडस्ट्री और कॉमर्स के अंदर। इंडस्ट्री में प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टेरिशरी इंडस्ट्रीज। कॉमर्स के अंदर ट्रेड है और एड्स टू ट्रेड है। ठीक है, देखो इंडस्ट्री में प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टेरिशरी है। प्राइमरी के अंदर दो टाइप होते हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। सेकेंडरी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। टेरिशरी के अंदर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। इंडस्ट्री क्या होती है? देखो इंडस्ट्रीज वो एक जगह है, एक तरीके का मैं कह सकती हूँ, जहां पर आपकी एक्टिविटीज होती हैं, जहां पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है। इंडस्ट्री इज अ प्लेस, एक्टिविटीज विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाया जाता है, वो है इंडस्ट्री। तीन तरीके की होती है। सबसे पहले प्राइमरी, प्राइमरी इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज। प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब वो वाली एक्टिविटीज जहां पे आप नेचुरल रिसोर्सेज को निकालते हो और जो जीव जंतु है उनका रिप्रोडक्शन, उनको पालना कैसे बताती हूँ चलो।
टाइप्स है, टाइप्स में सबसे पहले एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। इट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। जो जमीनों से निकाला जाता है ना, जो तेल आता है आपका, माइनिंग होती है, मिनरल्स निकालते हो ना जमीनों के नीचे से, उसे बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, यानी नेचुरल रिसोर्सेज निकालना। और जेनेटिक क्या होता है, अभी मैंने आपको बोला ना, दो चीजें, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पेसीज। अब एक तो मैंने आपको बता दिया, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो रिसोर्सेज हैं उनको नीचे जमीन से निकालना, तेल निकालते हो ना जमीन से, और क्या क्या निकालते हो, मिनरल्स निकालते हो। दूसरा जेनेटिक एक्टिविटीज ऑफ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे दूध पीते हो आप लोग, गाय का भैंस का दूध पीते हो, दैट इज जेनेटिकल इंडस्ट्री। पशुओं को पालना, ठीक है, उनकी जो है उनकी एक्टिविटीज, जैसे रियरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क, मिल्क आप लोग कैटल्स को पालते हो दूध के लिए, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंडस्ट्री। फिर दूध का फिर प्रोडक्शन नहीं होता, अभी जो आपके पैकेटों में दूध आ रहा है वैसे उसमें तो 90% केमिकल ही होता है, लेकिन जो लोग डेयरी वगैरह करते हैं उनके पास बहुत सारी गाय भैंसे होती हैं और वो पूरा अपना बिजनेस करते हैं दूध का। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज अब बात करते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज बाय यूज ऑफ रॉ मटेरियल प्रोड्यूसेस फिनिश प्रोडक्ट्स। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है बेटा जो आपने निकाला है, एक्सट्रैक्ट किया है, अब उसको यूज करके फिनिश प्रोडक्ट बनाना। इसके अंदर टाइप है, सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बदलती हैं। कैसे मैम, गन्ना बनता है चीनी से, चीनी को बनाते हो, चीनी को बनाने के लिए गन्ना लेकर आते हो खेत से, गन्ने को फिर कैसे कैसे मशीन्स में प्रोसेस करते हो, फिर जाके चीनी बनती है, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब इसमें भी बेटा टाइप होते हैं आपके चार, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। एनालिटिकल इंडस्ट्री बेटा वो इंडस्ट्रीज होती है जहाँ एक सामान से कई सामान बन जाए, एक चीज से कई प्रोडक्ट बने। मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीका बता रही हूँ, एक सामान से या एक चीज से कई सारे प्रोडक्ट बन जाना। अच्छा मैं आपको बताऊँ, कच्चा तेल आप लोग निकालते हो, तो कच्चा तेल निकालने से आपका पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, कैरोसिन बनता है। एक तेल से, एक कच्चे तेल से, जब उस कच्चे तेल को आप लेकर आते हो, उसको प्रोसेस करते हो, तो उससे आपका पेट्रोल बनता है, डीजल, कैरोसिन। ऐसे ही आपका वीट वीट गेहूं, जब गेहूं को बनाते हो उसी से ही आपका सूजी, उसी से ही आपका और मैदा, उसी से ही तो बनता है। अब देखो एक चीज से कई सारी चीजें बनाना, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल। दूसरी इंडस्ट्री होती है सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जहां पर बहुत सारी चीजों को मिलाकर एक प्रोडक्ट बनाया जाए, उल्टा कर दो, बहुत सारी चीजों को मिलाकर एक चीज बनाया जाए। अच्छा आप साबुन यूज करते हो, साबुन के इंग्रेडिएंट पढ़ना, क्या एक चीज से बनता है आपका साबुन? उस साबुन के अंदर हजारों केमिकल है, उस साबुन के अंदर हजारों केमिकल है, उस तब जाके आपका एक सोप बनता है। फिर आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। प्रोसेसिंग का मतलब स्टेज। ये वो वाली इंडस्ट्रीज होती है जहाँ स्टेजेस पे चीजें बनती है। जैसे अभी गन्ना मैंने आपको बताया ना, आप गन्ना लेकर आते हो, फिर गन्ने को रिफाइन करते हैं, फिर उसको 2 3 बार और रिफाइन करके चीनी बनती है। स्टेजेस, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, जहाँ पे स्टेजेस आते हैं उसे बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। फिर आता है असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर बने बनाए माल होते हैं, बस उनको जोड़ना होता है, असेंबल। याद करो पहले कंप्यूटर्स आप लोग ऐसे ही खरीदते थे, कुछ साल पहले, 10 साल 15 साल पहले जो कंप्यूटर्स आते थे वो पता कैसे आते थे, मॉनिटर किसी और कंपनी का आता था, सीपीयू किसी और कंपनी का आता था, सीपीयू किसी और कंपनी का आता था, यूपीएस किसी और कंपनी का आता था, फिर उन्हें जोड़ के आपके लिए पूरा एक सेट बनाया जाता था। इसे बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, जहां पर रेडीमेड पार्ट्स होते हैं, बस उनको जोड़ के बनाया जाता है। दूसरा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होता है, बिल्डिंग, डैम, रोड बनाना, बिल्डिंग्स बनाना। इसमें भी टाइप्स होते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन जो रोड के लिए होता है, डैम जो आपकी डैम बनाई जाती है, बांध, पुल, और ब्रिज कंस्ट्रक्शन आपके बिल के लिए होते हैं, ठीक है, पुल के लिए होता है। फिर है आपकी टेरिशरी और सर्विस इंडस्ट्रीज। टेरिशरी इंडस्ट्रीज को सर्विस इंडस्ट्रीज बनाते हैं। अब आपने जो चीजें बना दी हैं, कंसर्न विद द प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप आपने बेटा जो चीजें बना दी गई हैं कच्चे माल से, जो फिनिश गुड बना के रख दिया गया है, अब उसको पहुंचाओगे कैसे? टेरिशरी इंडस्ट्री के हेल्प से पहुंचाएंगे मैम कस्टमर के पास। कौन सी इंडस्ट्री? टेरिशरी और आपकी सर्विस इंडस्ट्री। पहला है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ट्रांसपोर्ट होगा तभी तो आपने जो सामान बनाया है, चीनी बनाई है, तभी तो वो आप लोग एक दूसरे तक जगह से पहुंचा सकते हो। बैंकिंग और फाइनेंस प्रोवाइड फंड फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बैंक नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, तो लोन कौन देगा इन लोगों को? तो ये चीनी कैसे बनाएंगे आप लोगों के लिए? तो ये बैंकिंग और फाइनेंस बनाया गया ताकि आप पैसे लीजिए, लोन पे उठाइए और सामान बनाइए। इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम सम काइंड ऑफ रिस्क। भाई कुछ भी रिस्क हो सकता है, जल सकती है, सामान खराब हो सकता है, उसके लिए इंश्योरेंस भी लिया दिया जाता है आप लोगों को। वेयर हाउसिंग प्रोवाइडिंग स्टोरेज प्लेस फॉर गुड्स प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री। जब इंडस्ट्री इतना सारा सामान बना लेती है तो उसके लिए वेयर हाउसिंग दिया जाता है, आप वहां पे अपना सामान सेफ्टी के साथ रख लो।
एडवर्टाइजिंग, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विस टू कंज्यूमर। अब एडवर्टाइजिंग नहीं होगी तो लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में कैसे पता चलेगा? एडवर्टाइजिंग होगी तो आपके प्रोडक्ट के बारे में हर जगह, हर घर में आपका प्रोडक्ट चलेगा। अब बात करते हैं ट्रेड। देखो, ट्रेड चार तरीके की होती है: होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। ट्रेड का सिंपल सा मतलब है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब चाहे वो अपने घर के अंदर करो चाहे घर से बाहर करो। होम ट्रेड वो ट्रेड होता है जहाँ पे आप खरीदते भी अपने ही इंडिया में हो और बेच भी अपने इंडिया में रहे हो, इंडिया से ही बाहर नहीं गए। फॉरेन ट्रेड वहाँ होता है जब आप दूसरी कंट्री से लेना देना करते हो। होलसेल ट्रेड वो ट्रेड होता है जब आप इकट्ठा खरीदते हो, जैसे सदर बाजार है तो बेस्ट एग्जांपल होलसेल ट्रेड। जिनके बिजनेस होंगे, जिनका शॉप होगा, तो वो सारा थोक में सामान सदर से खरीदते हैं। और रिटेल ट्रेड कौन सा ट्रेड होता है? जो हम लोग खरीदते हैं, दो दो चार चार चीजें, बस ज्यादा नहीं। दैट इज कॉल्ड रिटेल ट्रेड। अब आता है एड्स टू ट्रेड। अब इन ट्रेड्स को मदद करने के लिए जो है वो ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, इंश्योरेंस और एडवर्टीजमेंट है। वही सेम चीज है, इसलिए मैंने इसको सिर्फ चार्ट के फॉर्म में डाल दिया है, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ। ट्रांसपोर्टेशन होगा तो आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। अब अगर आप अमेरिका भेजोगे तो कैसे भेजोगे? वेयर हाउसिंग रहेगा तो आप अपना सारा सामान स्टोर करके रख सकते हो। इंश्योरेंस रहेगा तो कल को आपके सामान, जहाज से आपने अपना सामान भेजा चाइना और जहाज डूब गया तो फिर सामान चला जाएगा, तो इंश्योरेंस है। एडवर्टीजमेंट से आपके सामान के बारे में लोगों को पॉपुलैरिटी होगी। अब बात करते हैं ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स इज द एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल बाइंग और सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सर्विस ओवर द इंटरनेट। भाई अभी हम लोग सामान खरीद और बेच रहे थे तो दुकान वगैरह से खरीदे, फिजिकली खरीद रहे थे, अब ऑनलाइन खरीदना शुरू कर दो। तो जहां पे भी आपका सामान खरीदा और बेचा जा रहा है ऑनलाइन, नेट के थ्रू, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। Electronic commerce draws on technologies such as mobile commerce, electronic fund transfer, supply chain management, internet marketing, online transaction processing। आपको पता है टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज होती है कॉमर्स में? मोबाइल कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, इंटरनेट मार्केटिंग है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। तो आपको ये चीज भी याद होगी कि आज के टाइम पे जो है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सेक्टर आपका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है। अब बात करते हैं बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का बेनिफिट क्या है? ग्लोबल लोकल मार्केट प्लेस। देखो, आप लोकली भी पहुंच सकते हो और ग्लोबल भी आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। 24/7 ट्रेडिंग है, कभी भी ऑनलाइन ऑर्डर करो। अच्छा, अभी जैसे देखा रिसेंटली, छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैं अभी आई थिंक 2:30 से 3 बज रहे होंगे, एंड उस दिन आई वॉज नॉट वेल बिकॉज ऑफ कोल्ड एंड कफ। तो ऐसे थोड़ा सा देखने गए बालकनी में, चलो बाहर थोड़ा देख लेते हैं, तो पता चला कि जो ऑनलाइन डिलीवरी वाले हैं वो 2:30 बजे भी डिलीवर करते हैं। सोचो, 2:30 3 बजे में तो शॉक हो गई कि 2:30 बजे भी कोई खाना खा रहा होगा। तो वही चीज़ है, ई कॉमर्स से तो आप रात में भी मंगा लो। स्टार्टअप एंड रनिंग कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट जो है अब थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि फिजिकली दुकान की भी जरूरत नहीं है आजकल। पहले तो हमें सब चीज, सारी चीज दुकानों में फिजिकली स्टोर करके रखना पड़ता था, लेकिन अब जो है कम पैसों में भी आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सर्च फैसिलिटीज है भाई, आप जो चाहे वो सर्च कर सकते हो। प्राइसिंग अपॉर्चुनिटी है, जितने चाहे जो प्राइस कंपेयर कर लो जहाँ पे भी सही लग रहा है। और कस्टमर का इन्फॉर्मेशन सारा उनके पास होता है, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं। अपॉर्चुनिटी यही है, देखो अपॉर्चुनिटी भी वही चीज है कि इजी टू फॉर्म, आसानी से बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट की ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती, कन्वीनियंस है, आसान है, ग्लोबली भी आप पहुंच सकते हो, आपकी चीजें अमेरिका में भी बिक सकती हैं। स्पीडली काम होता है क्योंकि इंटरनेट है आजकल सबके पास, ठीक है। पेपरलेस सोसाइटी हो चुकी है। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लो। एडवांटेज है क्रॉस बॉर्डर सेलिंग, आप कहीं भी बेच सकते हो। डिसएडवांटेज थोड़ा सा है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। एडवांटेज ये है 24/7 अवेलेबिलिटी है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, आप छू के नहीं देख सकते प्रोडक्ट को। अगर आप दुकान पे जाते हो तो आप कपड़ा छू के देख सकते हो ना, लेकिन ऑनलाइन में नहीं देख सकते। एडवांटेज ये है इजी टू परसुएट कस्टमर टू स्पेंड मोर, आप फुसला सकते हो, अरे आज डिस्काउंट पे मिल रहा है, अभी सेल स्टार्ट हो गई है, तो आप परस्यूट कर सकते हो कस्टमर्स को। लेकिन डिसएडवांटेज ये है ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा है, ठीक है। एडवांटेज इसमें सबसे ज्यादा यहाँ पर ये है इजी टू रिकवर लॉस्ट सेल्स। कई बार ऐसा होता है ना, आप लोग कार्ट में तो जोड़ देते हो कि हम ये खरीदेंगे और आप भूल जाते हो, तो आपको याद दिला दिला के ये लोग अपना सामान बेच ही लेते हैं। लेकिन शिपिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, शिपिंग करना आने में बहुत देरी लगती है। लेस ऑपरेशनल कॉस्ट कम है यहाँ पर। और डिसएडवांटेज ये है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमेशा यहाँ पे चेक पे रहता है, क्योंकि रेटिंग है। सब लोग आजकल फोटो भी डाल देते हैं कि देखो प्रोडक्ट कितना गंदा आया है, डालते हैं ना आप लोग कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं आया, रेटिंग देते हो, उससे भी यहाँ पे डिसएडवांटेज तो है। प्रोडक्ट कंपैरिजन कर सकते हो यहाँ पे, आपकी नहीं इस साइट पे अच्छा मिल रहा है, उस साइट पे नहीं मिल रहा है ना। जैसे कहते हैं ना, मीशो पे तो सस्ता मिल रहा है, अमेजोन पे वही चीज महंगी मिल रही है, बट क्वालिटी में फर्क है, ठीक है। कस्टमर यहाँ पे टेक्निकल फेलियर अगर हो गया तो बड़ा लॉस हो सकता है। डिसएडवांटेज में तो एडवांटेज ये है मल्टीपल सेलर भी डिफरेंट प्राइसिंग। देखो बहुत सारे सेलर हैं, वही प्रोडक्ट अलग अलग प्राइस में बेचते हैं, आपने देखा होगा। अब डिसएडवांटेज ये है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होती यहाँ पर। एडवांटेज है इजी टू स्केल, बिजनेस अप एंड डाउन कर सकते हो।
लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि आप कुछ लोकेशंस पे अभी भी ऑनलाइन जो है डिलीवरी नहीं होती है। फास्टर ऑर्डर प्रोसेसिंग है, ये इसका अच्छे चार्ज है। और दूसरी इसका डिसएडवांटेज ये है कि चार्जेस ज़्यादा लेते हैं ये लोग। चलिए, अब इसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे पहले इसमें ट्रांजैक्शन रिस्क होता है। ज़रूरी है कि ट्रांजैक्शन रिस्क के अंदर जो है ऑर्डर लेने देने में दिक्कत हो गई तो डिलीवरी वाला डिलीवरी ना दे पाए, पेमेंट भी डिफॉल्ट हो जाए, तो कई बार ओटीपी का दिक्कत आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। फ़ोन नंबर चेंज हो जाए, फ़ोन खराब हो जाए, आपने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर सही से आया नहीं, है ना? ये चीज़ है। डेटा स्टोरेज रिस्क होता है, वायरस हैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आजकल बहुत जल्दी हैक हो रही हैं चीज़ें। और आपकी खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्राइवेसी का भी थ्रेट होता है कि कोई आपकी यूज़ ना कर ले। फिर है रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस के लिए या ई कॉमर्स के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज जरूरी हैं जिससे सही से चीजें हो? कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छा होना चाहिए भाई आप लोगों के पास, सही क्वालिटी का अच्छी कंप्यूटर होने चाहिए, अच्छे यूपीएस सीपीयू होने चाहिए, टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए भाई, सबको टेक्निकली आना चाहिए कि सही से ऑर्डर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। आपकी कस्टमर केयर अच्छी होनी चाहिए ताकि अगर कोई कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप कॉल करके उसको सॉल्व कर सको। कंप्यूटराइज सिस्टम होना चाहिए रिसीविंग पेमेंट का, कि पेमेंट आ गया तुरंत मैसेज आ जाता है ना, जैसे आप लोग पेमेंट करते हो कि आपका पेमेंट रिफंड हो गया है, आपका पेमेंट अब आ चुका है। ट्रैकिंग भी आने लगेगी अब तो कि आपका जो डिलीवरी बॉय है कहाँ तक पहुंचा है। ये जरूरत है। वेल डिजाइन वेबसाइट, वेबसाइट सही होनी चाहिए आपकी। और टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज, यहाँ पर आईटी फैसिलिटीज, ये सब चीजें आपकी बहुत अच्छी होनी जरूरी है अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। अब आता है व्हाट इज ई फाइलिंग। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न थ्रू द इंटरनेट इज नोन एज ई फाइलिंग। जब आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को इंटरनेट के थ्रू फिल करते हो, आजकल इंटरनेट के थ्रू ही फिल होता है, उसे ई फाइलिंग बोलते हैं। और ये मैंडेटरी होता है, ठीक है, कराना। और आप ई फाइलिंग में क्या है, बिना डिजिटल सिग्नेचर के भी पॉसिबल है, आप फॉर्म भर सकते हो। जैसे आप इनकम टैक्स के लिए भरते हो, टाइप्स की बात करें तो ई फाइलिंग इनकम टैक्स के लिए होती है, सर्विस टैक्स, जीएसटी, कंपनी लॉ के लिए, सबके लिए ई फाइलिंग यहाँ पे हो जाती है। फिर आता है ई ऑफिस। ई ऑफिस इज अ डिजिटल वर्कप्लेस सॉफ्टवेयर सूट डिजाइन टू ऑटोमेट एंड स्ट्रीमलाइन इंटरनल वर्कप्लेस ऑपरेशन, फाइल मूवमेंट, डिसीजन मेकिंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। देखो, इलेक्ट्रॉनिक ऑफिसर एक डिजिटल वर्कप्लेस होता है जहां पर क्या होता है, आपकी जितनी भी फाइल मूवमेंट्स होती है, जितना भी काम हो रहा होता है, सब डिजिटली हो जाता है। डिसीजन मेकिंग जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स में हो रही है, जैसे प्राइमरी फोकस तो ये होता है कि इंटरनल जितना भी काम है, जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के पास से ऑफिसर, ऑफिसर के पास से डिपार्टमेंटल हेड, मतलब आपके फिजिकल पेपर की मूवमेंट हटा देते हैं। अब फिजिकल कागजी पेपरों को भेजने की जरूरत नहीं है, उसको रिप्लेस करके अब इलेक्ट्रॉनिकल फाइल्स हो गई हैं जो डिजिटली साइन होती हैं और डिजिटली वो ट्रांसफर होती रहती है जिसको भी आप भेजना चाहो उसके पास। इससे क्या होता है, आप फायदा इतना है, पेपरलेस ऑफिस हो गया भाई, अब पेपर कहीं भी जगह पेपर उड़ाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है, फाइल का लॉस होना, फाइल का खराब हो जाना, चोरी होना, इससे थोड़ा सा बच गया है, ये चीज है थोड़ी। अब बात करते हैं आउटसोर्सिंग की। इट रिफर्स टू द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्टिंग आउट जनरली द नॉन कोर एक्टिविटीज टू द आउटसाइड एजेंसी स्पेशलाइज इन दोज एरियाज। देखो, आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कंपनी वो काम खुद ना करके किसी और से करवा देना। जैसे सपोज करिए मेरे पास बहुत सारी काम है, तो मैं सोचूंगी कि मेरा जो कॉल सेंटर वाला काम है मैं किसी और को दे देती हूँ। नॉन कोर एक्टिविटीज दी जाती है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो वाला काम किसी और कंपनी को दे दो कि वो आपके बिहाफ पे वो आपका काम कर देगी, ठीक है। मेन एम आउटसोर्सिंग का यही होता है कि भाई उनसे आप अपना काम करवा लेते हो तो आपका टाइम बचता है और वो लोग उसमें एक्सपर्ट होते हैं, उस कंपनी को दे दो जो उस काम में एक्सपर्ट हो, तो वो आपका काम कर देता है, तो उससे आपको बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ आउटसोर्सिंग। फीचर्स ऑफ आउटसोर्सिंग, इट इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग। आउटसोर्सिंग implies getting the work done from outside which was earlier performed within the business premises। देखो, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों के बीच में। जैसे सब मान लीजिए आपने साफ सफाई का काम दे दिया किसी सैनिटेशन कंपनी को कि आप साफ सफाई सही करो हमारी कंपनी का, कुछ भी काम दे दो आप, तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। जनरली नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज आर आउटसोर्स्ड। एज अ ऑर्गेनाइजेशन वेंचर्स टू एक्सपेरिमेंट विद आउटसोर्सिंग, दे में इनिशियली आउटसोर्स ओनली द नॉन कोर एक्टिविटीज। शुरुआत में तो वो लोग चेक करने के लिए छोटा सा ही काम देते हैं कि ये लोग अच्छे से करेंगे या नहीं करेंगे। शुरुआत में बड़ा काम नहीं दे देते किसी को करने के लिए। प्रोसेस में भी आउटसोर्स थ्रू अ कैप्टिव यूनिट और अ थर्ड पार्टी। Captive services providers are set up providing service of given kind to only to the one firm. Third party services providers operate independently in the market and provide service to other firm also. देखो, कैप्टिव सर्विसेज वो सर्विसेज होती है जो सिर्फ एक यूनिट को अपना काम करने के लिए देते हो, लेकिन थर्ड पार्टी एकदम इंडिपेंडेंट आज़ाद होती है, वो दूसरे फर्म्स को भी सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन कैप्टिव यूनिट सिर्फ एक ही फर्म को प्रोवाइड करती है सर्विस। फिर आता है आउटसोर्सिंग की जरूरत क्या है, नीड फॉर आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग की जरूरत क्यों है मैम?
देखो आउटसोर्सिंग की जरूरत है सबसे पहले फोकसिंग ऑन अटेंशन। आउटसोर्सिंग ऑफ नॉन कोर एक्टिविटीज टू आउटसाइड एजेंसीज enables a business firm to focus for their attention and resources on core activities। देखो अगर आपने अपना जो जरूरी काम नहीं था वो किसी और कंपनी को करने के लिए दे दिया है, तो अब आप अपने मेन काम पे फोकस कर सकते हो। ये एक तो सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा है क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। आउटसोर्सिंग enables the firm to focus themselves on those activities which can they do well। यानी वो ये सिंपल सा ये करते हैं कि भाई वो ऐसा करने से उनकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट होती है। फालतू की चीजें वो किसी और को दे देते हैं, अब वो मेन काम पे फोकस करते हैं, इससे इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। समझ में आ रहा है? फिर आता है कॉस्ट रिडक्शन। आउटसोर्सिंग enables the firms to undertake large scale production and thus achieving economies of scale। अब इससे क्या होता है, फर्म जो है अपना लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती है। लार्ज प्रोडक्शन करने का फायदा ये है कि भाई लेबर को उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करती है, ठीक है ना, तो इससे इनकी कॉस्ट कम होती है। ग्रोथ थ्रू अलायंसेस। अब आउटसोर्सिंग लीड्स टू रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट बिकॉज आउटसाइड एजेंसीज हैव ऑलरेडी इन्वेस्ट। देखो इसमें क्या होता है कि आउटसोर्सिंग से क्या होता है कि अब इन्वेस्टमेंट आपको करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि आउटसाइड एजेंसी जिसको आपने दी उन्होंने ऑलरेडी उस एक्टिविटीज में क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपको अब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आता है टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग। सबसे पहला है टाइप बेस्ड ऑन लोकेशन, टाइप बेस्ड ऑन सर्विसेज। लोकेशन के हिसाब से एक तो होता है ऑनशोर आउटसोर्सिंग, यानी आपने सर्विस जो है सेम कंट्री में ही किसी को दे दी है। जैसे सपोज करिए कोई कंपनी है मुंबई की, उसने कोई बेंगलुरु की एजेंसी को हायर करा किसी काम के लिए और दे दिया। नियर श्योर आउटसोर्सिंग वो सोर्सिंग होती है जो बिल्कुल अपने नेबर में दे दिया, बिल्कुल सिमिलर जोन में। सिमिलर जोन मतलब आसपास का एरिया, बिल्कुल आसपास का एरिया, बहुत पास में। सपोज करिए कोई जर्मनी की कंपनी थी, उसने अपना कस्टमर सपोर्ट जो है पोलैंड को दे दिया, बिल्कुल सिमिलर जोन वालों को। ऑफ शोर आउटसोर्सिंग वो सोर्सिंग होती है जहाँ पे आपने कंट्री से बहुत दूर दे दिया है किसी को, बहुत दूर, जैसे सपोज करिए यूएस ने अपनी जो है अकाउंटिंग संभालने के लिए इंडिया को दे दिया, एकदम अलग। फिर होता है टाइप बेस्ड ऑन सर्विस फंक्शन। सबसे पहले बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। देखो अपना कोई बिजनेस ऐसा काम दो जो इस चीज पे एक्सपर्ट हो। जैसे अगर आप अपना बीपीओ का काम दे रहे हो तो कॉल सेंटर, डेटा एंट्री, टेली मार्केटिंग, तो आप उसको देना जो इनमें एक्सपर्ट है। नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उसको दीजिए जिसको इन चीजों की नॉलेज है, जैसे मार्केट रिसर्च, फाइनेंशियल चार्ट। जैसे आप लोग डिवाइड नहीं करते हो कि भाई एचआर जो अच्छा है तो उसको एचआर मैनेजर बना दिया, जो अकाउंटेंट है तो उसको अकाउंटिंग में दे दिया, वही चीज है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आउटसोर्सिंग उनको दिया जाता है जो सॉफ्टवेयर वगैरह में बहुत अच्छे होते हैं, आईटी वाले सेक्टर्स को ये काम दिया जाता है। लीगल प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग जैसे लीगल, जज, पेटेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे लीगल वालों को दिया जाता है। और ह्यूमन रिसोर्सेज वाले से एम्प्लॉय है, रिक्रूटमेंट है, एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट कैसे करना चाहिए, तो वो एम्प्लॉय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो भी एजेंसीज होती होंगी ह्यूमन रिसोर्स उनको दिया जाता है जो इन कामों में एक्सपर्ट है। फिर आता है फाइनेंशियल सर्विस आउटसोर्सिंग। फाइनेंशियल सर्विस आउटसोर्सिंग का मतलब भी वही है कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, टैक्स प्रिपरेशन, तो ये सारा काम आप उन्हीं को दीजिए जो फाइनेंस सर्विसेज संभालते हैं, जिससे आपकी कॉस्ट भी कम होगी, है ना। आप एडवांस सॉफ्टवेयर यहाँ पर यूज होते हैं। एडवर्टाइजिंग सर्विस आउटसोर्सिंग वो है यहाँ पर आपको कैंपेन डिजाइन, मीडिया प्लानिंग, जो ये सारी चीजों में एक्सपर्ट है, आप उनको ये आउटसोर्सिंग करो, तो फिर क्या फायदा होगा इससे, भाई उनका टैलेंट आपके प्रोडक्ट को कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज आप उनको देंगे आउटसोर्सिंग करने के लिए जो कस्टमर कॉल सेंटर्स में बहुत अच्छे होते हैं, जो ऑर्डर ट्रैक करते हैं, टेली मार्केटिंग, ये सारा काम जो जानते हैं। बस और कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा नहीं है, डीप जाना ही नहीं है। अब आता है इंश्योरेंस। देखो इंश्योरेंस एक्ट 1938 था। इंश्योरेंस दो लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट था, एक इंश्योर्ड पर्सन, एक इंश्योरर, दो लोगों के बीच में, और जिसमें एक इंश्योरर जो था वो इंश्योर्ड पर्सन को प्रॉमिस करता है कि कल को अगर आपको कोई लॉस हो जाता है तो हम आपको कंपनसेशन करेंगे, बदले में बस आपको प्रीमियम पे करना है, यानी आपके इंश्योर्ड पर्सन के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना, ठीक है। ये इंश्योरेंस है। अब इसके प्रिंसिपल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्रिंसिपल याद रखिएगा, अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमिनिटी, सब्रोगेशन, मिटिगेशन एंड कॉजा प्रॉक्सिमा, यानी नियरेस्ट कॉज। वन बाय वन पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, जिसे उब्रिमा पीडी भी बोलते हैं। यानी इंश्योरेंस देने वाला और इंश्योरेंस लेने वाला दोनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, कोई भी चीज छुपी होनी नहीं चाहिए। सपोज करिए मैं कल को हेल्थ इंश्योरेंस ले रही हूँ और मेरी कोई बीमारी मैंने बताई नहीं है और कल को पता चला और मैं इंश्योरेंस लेने गई, तो वो मुझे 1 रुपए भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा था आपने मुझे बताया था। तो यानी आप दोनों एक दूसरे को सब कुछ खुल के बताएंगे। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी जिस चीज का आप इंश्योरेंस करा रहे हो वो आपकी चीज होनी चाहिए। अगर फायदा मिलेगा तो आपको मिलेगा और नुकसान होगा तो आपकी जेब खाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने पड़ोसियों के
कार का इंश्योरेंस करा दिया, अगर मैं पड़ोसी के कार का इंश्योरेंस कराऊंगी तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। कल को उनकी कार डैमेज हो जाती है तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, देखो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है जितना आपका लॉस हुआ है उतना ही आपको मिलेगा। सपोज करिए मेरी कार थी 10 लाख की, उसमें हेडलाइट डैमेज हुआ, एक्सीडेंट हो गया और हेडलाइट खराब हुई। अब मैं जाके कहूंगी 10 लाख दे दो मुझे, 10 लाख की कार थी, नहीं, वो देखेंगे क्या टूटा है, वो देखेंगे हेडलाइट टूटी है, 4-5 हजार दे के छुट्टी कर देंगे बस। यानी आपका जितना लॉस हुआ है सिर्फ उतना ही आपको मिलेगा। फिर है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, यानी आपका जो मेन डायरेक्ट कॉज होगा उसी की वजह से अगर लॉस होता है वही माना जाता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई घर में मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो गया या जो भी है तो आग लग गई, तो मेन काम यही माना जाएगा कि आग की वजह से जो है वो लॉस हुआ है आपका, तो उस हिसाब से आपको कवर किया जाएगा। फिर है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का मतलब ये होता है थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट। सपोज करिए मेरी गाड़ी थी और किसी ने मेरी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी और मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी गाड़ी डैमेज हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे तो दे देगी पैसा, लेकिन वो उसको थर्ड पार्टी जिसने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी थी उसको जाके पकड़ेगी और उससे पूरा पैसा वसूल करती है, वो ये हक होता है सब्रोगेशन का। फिर होता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। देखो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में होता है कि अगर आपने एक चीज का कई जगह से इंश्योरेंस करा रखा है, सपोज करिए मैंने कार का इंश्योरेंस ए कंपनी से भी करा रखा है, बी से भी करा रखा है, सी से भी करा रखा है, अब मेरी कार हो गई डैमेज, तो अब आपको क्या लगता है पूरे 10-10 लाख सबसे मिलेंगे? नहीं, वो पागल थोड़ी ना है इंश्योरेंस कंपनी। वो क्या करेगी, आपके 10 लाख का मान लीजिए आपकी 10 पूरी की पूरी गाड़ी खराब, आपकी पूरी की पूरी गाड़ी खराब, तो वो 10 लाख तीनों 10-10 नहीं देंगे, अब वो 10 लाख को तीनों डिवाइड करेंगे 3.5 3.5 लाख करके, तब मुझे 10 लाख पे किया जाएगा। ऐसे तो आप लोग होशियारी कर लो, फिर आपको तो हर जगह से 10-10 लाख मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता, सब थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर होता है प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। देखो प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन में ये होता है कि आपको कोशिश करनी है जितना हो सके बचा सके। अगर आपकी कंपनी में आग लग गई, आपके गोडाउन में आग लग गई, तो आपको पूरी कोशिश करनी है उस आग को बुझाने की, ये नहीं कि बैठ के तमाशा देखोगे कि अरे जल जाने दो, इंश्योरेंस तो करा ही रखा है, अगर ऐसा किया तो क्लेम नहीं मिलेगा। अब होता है टाइप ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस आता है, दूसरा आपका नॉन लाइफ इंश्योरेंस आता है। नॉन लाइफ के अंदर आपकी मोटर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और मैरीन इंश्योरेंस आता है। देखो लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस के टाइप होते हैं होल लाइफ पॉलिसी, इंडोमेंट पॉलिसी, और नॉन लाइफ में तो मैंने अभी बताया आपको मैरीन, फायर, हेल्थ, मोटर व्हीकल, ये आपकी होती हैं। और भी होते हैं जो नहीं आते एग्जाम में, जैसे फिडिलिटी इंश्योरेंस, बर्गलरी इंश्योरेंस, बर्गलरी का मतलब चोरी का, प्रॉपर्टी कैजुअलिटी का, पॉलिसी रिस्क का, पर मेन वही है। देखो पहले हम पढ़ लेते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, फिर लाइफ पढ़ते हैं। उल्टा हो गया तो उल्टा पढ़ लेते हैं, चलो पहले कोई बात नहीं, पहले लाइफ ही पढ़ लेते हैं। अब उल्टा हो गया तो क्या करें। देखो लाइफ इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है जो आपकी जिंदगी के, आपकी डेथ या एक पीरियड टाइम हो जाता है उसके बाद आपको पैसा मिलता है। जिसमें दो होती है, तो होल लाइफ पॉलिसी होती है। होल लाइफ जो पॉलिसी होती है वो आपको पूरी जिंदगी भर तक के लिए दिया जाता है, 100 साल, ऐसे फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको जब आपकी डेथ होती है उसके बाद ही आपके जो फैमिली मेंबर हैं, डेथ होने के बाद आपको पूरे पैसे मिल जाते हैं, और प्रीमियम आपको पूरे एक फिक्स ईयर्स तक भरना पड़ता है जो फीस होती है। लेकिन जो एंडोमेंट पॉलिसी होती है ना, इसमें प्रोटेक्शन तो होता है पर सेविंग भी होती है। इसमें आपकी अगर डेथ ना भी हो तो भी आपको मेच्योरिटी डेट पे पैसा मिल जाता है, और डेथ होने के बाद जो भी चीज़ पहले होगी, अगर डेथ पहले हो जाती है तो आपकी फैमिली को मिल जाता है, डेथ नहीं होती और पीरियड मेच्योर हो जाता है तो उस टाइम पे मिल जाता है। बस फर्क इतना है, इसमें सेविंग्स भी आपको मिलती है। देखो इसके अंदर एक और इंश्योरेंस होता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर आपने 20 साल का इंश्योरेंस लिया और आपकी 20 साल के अंदर डेथ हो गई तो आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं हुई तो आपको 0 रुपए मिलते हैं, फिर आपको कभी पैसा नहीं मिलेगा। उसे बोलते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस। फिर होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस, ये आपकी प्रॉपर्टी, हेल्थ और किसी भी एसेट्स में जो रिस्क होता है उसके अगेंस्ट आपको दिलवाया जाता है। मैरीन इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है जिसमें आपके सामान शिप से जा रहा होता है, तो उसमें अगर कोई लॉस हो जाए, पानी के थ्रू अगर आपका सामान जा रहा है, जिसके अंदर सबसे पहला होता है अगर आपका शिप खराब हो जाए, जैसे फिजिकल स्ट्रक्चर, सिर्फ शिप डैमेज हो जाए, जहाज डैमेज हो जाए, तो उसे बोलते हैं हुल इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं? हुल इंश्योरेंस। दूसरा होता है कार्गो इंश्योरेंस, जो आपका अंदर है ना, शिप के अंदर जो सामान है अगर वो खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, तो वो कार्गो इंश्योरेंस होता है। फ्रेश इंश्योरेंस होता है इसके अंदर जो भाड़ा, भाई आने जाने का जो शिप ऑपरेटर भाड़ा लेते थे, सपोज करिए वो डूब गई, शिप डूब गई, तो उनका भाड़ा चला जाएगा ना, तो उसका इंश्योरेंस, ठीक है। फिर आता है फायर इंश्योरेंस। देखो फायर इंश्योरेंस जो है एक्सीडेंटल फायर
कहीं भी आग लग जाए और आपकी फिजिकल एसेट, प्रॉपर्टी, मशीन, इन्वेंट्री अगर ये जल जाते हैं तो आपको डैमेज दिया जाता है। लेकिन इसकी दो शर्त है, याद रखना। एक्चुअल में आग होनी चाहिए, ऐसा नहीं धुआं ही छूटा था, थोड़ा बहुत ही आग ऐसी लगी थी चिंगारी, वो नहीं मानी जाएगी, प्रॉपर आग होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, आग हुई हुई है, आपको उसको बचाने की भी पूरी कोशिश करनी है, ये तो होना ही होना है, ये तो चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। फायर इंश्योरेंस में जब आपका लॉस होता है तो उस टाइम पे जो है आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। कब होना जरूरी है? जब आपकी आग लगी थी, जब मतलब आग लगने का इंश्योरेंस लिया था तब भी, और जब आप कंपनसेशन लोगे तब भी, दोनों जगह इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। लेकिन मैरीन इंश्योरेंस में क्या होता है, जब लॉस होता है तभी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। और लाइफ इंश्योरेंस में कब होता है? जब आप परचेज करते हो ना, तब होना जरूरी है, बाद में नहीं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, जो आपको हेल्थ से रिलेटेड मिलता है, बीमार, डिजीज या एक्सीडेंटल में। फिर होता है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, जो आपको एक्सीडेंट हो जाए या आपकी चोरी हो जाए या आपका डैमेज हो जाए व्हीकल। अब देखो, इसमें मोटर व्हीकल में दो होते हैं, एक होता है थर्ड पार्टी लायबिलिटी, एक होता है कम्प्रहेंसिव पॉलिसी। थर्ड पार्टी लायबिलिटी में क्या होता है, देखो मोटर व्हीकल में, कि अगर आपने थर्ड पार्टी वाला इंश्योरेंस ले रखा है और आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, तो उसका जो भी खर्चा होगा वो इंश्योरेंस आपकी तरफ से दे देगी इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, आपकी तरफ से दे देंगे। लेकिन जब आपने किसी की गाड़ी को टक्कर मारा होगा तो आपकी गाड़ी भी तो टूटी होगी, उसका पैसा नहीं देती इंश्योरेंस। लेकिन अगर आपने कंप्रहेंसिव पॉलिसी ले रखी है, अगर आपने कंप्रहेंसिव पॉलिसी ले रखी है, तो फिर आपका जो खर्चा हो वो भी आपको देगी, आपका जो डैमेज हुआ है और जो आपने दूसरे की गाड़ी का टक्कर किया है, किसी की डेथ हो गई, उसका खर्चा भी वो देगी। तो ये दोनों आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से टाइप की ले रखी है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी का या फिर कंप्रहेंसिव का। अब आता है वेयर हाउसिंग। देखो, वेयर हाउस इज अ कमर्शियल बिल्डिंग फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स। वेयर हाउसेज आर यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, होलसेलर, ट्रांसपोर्ट। देखो, वेयर हाउसेज एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे आप अपने सामान को रख सकते हो। ठीक है। और कौन यूज करता है इसे? मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, ट्रांसपोर्ट बिजनेस वाले सब इसे यूज करते हैं। एक तरीके का एक लार्ज प्लेन बिल्डिंग बिल्डिंग होती है। ठीक है। गाँव में भी हो सकती है, सिटीज में भी हो सकती है, जहाँ पर बहुत सारा सामान जो है वो वहाँ पे रखा रहता है। फंक्शन की बात करें तो वेयर हाउसिंग का सबसे पहला फंक्शन स्टोरेज है, क्योंकि स्टोर करके रखता है। रिस्क बियरिंग है, देखो भाई आप संभाल के रख सकते हो और जब चाहे तब आप मार्केट में रिलीज कर सकते हो। ठीक है, तो रिस्क कम होता है इससे। प्रोटेक्शन करता है सामान को बचाने का। कंसोलिडेशन, एक सारा इकट्ठा सामान आप एक जगह रख सकते हो, अलग अलग रखने की जरूरत नहीं होती है। ब्रेकिंग द बल्क, यानी टुकड़ों में भी रख सकते हो। स्टॉक पाइलिंग, इकट्ठा करके भी रख सकते हो। प्राइस स्टेबलाइजेशन, जब प्राइस के अकॉर्डिंग उसको जब ज्यादा हो तब रिलीज कर सकते हो, बाहर बेच सकते हो। और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं अभी नहीं बेचना है तो आप रख भी सकते हो। ठीक है। फाइनेंसिंग में आपको हेल्प करती है, प्रोसेसिंग में, ग्रेडिंग, ब्रांडिंग, ट्रांसपोर्टेशन। मतलब आपको पता है वेयर हाउसिंग का फायदा क्या है, री एक्सपोर्ट ट्रेड, ये सारी चीजें इसके फायदे हैं। इसमें ज्यादा कोई समझाने वाला नहीं। अब है टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। इसमें प्राइवेट वेयर हाउस आता है और पब्लिक वेयर हाउस आता है। गवर्नमेंट वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस और कॉपरेटिव वेयर हाउस। चलिए पढ़ते हैं। Private warehouses are which are owned and managed by the manufacturers or trader to store exclusively their own stock of goods are known as private warehouses. देखो भाई, प्राइवेट वेयर हाउस वो वेयर हाउस होता है जो सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर, जो ट्रेडर होता है, उन्हीं का ही होता है। सिर्फ उन्हीं के ही खुद के सामान रखे रहते हैं और किसी का नहीं रखा जाएगा, उसे बोलते हैं प्राइवेट वेयर हाउसेस। ज्यादातर ये जो वेयर हाउसेस हैं वो जो है फार्मर, जैसे जो किसान होते हैं वो अपने एकदम खेत के पास बनाते हैं, वहां पे वो अपना गेहूं वगैरह स्टोर करके रखते हैं। पब्लिक वेयर हाउसेस आर द वेयर हाउसेस विच आर रन टू स्टोर गुड्स ऑफ जनरल पब्लिक, जो किसी का भी सामान रख सकते हैं, जनरल पब्लिक। जैसे आप रेंट पे ले सकते हो, अपना सामान रखना है तो रेंट ले दो और रख लो। फिर होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वेयर हाउसेस आर ओन्ड एंड मैनेज एंड कंट्रोल बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज। तो ये तो गवर्नमेंट के वेयर हाउसेस है, तो इन्हें गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज ही इन्हें क्या करती है, स्टोर कंट्रोल करती हैं। ठीक है। इसके अंदर देखो, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंटरप्राइजेस दोनों ही इस वेयर हाउसेस को यूज कर सकते हैं और अपना सामान रख सकते हैं। इस एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, आपके स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, इसमें दोनों ही अलाउड है। फिर आता है बॉन्डेड वेयर हाउसेस। दीज वेयर हाउसेस आर ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट एज वेल एज अ प्राइवेट एजेंसीज। इसमें गवर्नमेंट भी रोल करती है, इसमें प्राइवेट एजेंसी का भी रोल है, दोनों ही लोग यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउसेस को लाइसेंस लेना पड़ता है सरकार से। क्या लेना पड़ता है? सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। और ये जो बॉन्डेड वेयर हाउसेस हैं, इसमें जो सामान रखा जाता है बेटा, वो सामान रखा जाता है इंपोर्ट का। जो आप विदेश से सामान लेकर आते हो, वो वाला सामान बॉन्डेड वेयर हाउस में रखा जाता है।
फिर आता है कॉपरेटिव वेयर हाउसेस। दीज वेयर हाउसेस आर ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल बाय कॉपरेटिव सोसाइटीज। ये अपनी सोसाइटी के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। ये अपनी मेंबर की सोसाइटी, जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं ना, वही यूज करते हैं और कोई यूज नहीं करता इन्हें। फिर आता है ई टूरिज्म। ई टूरिज्म इज यूज टू रिफर टू ई बिजनेस एंड द फील्ड ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म। The use of ICT to enable tourist provider destination to operate more efficiently and to reach and serve consumer more effectively with facilitate to search, compare and book tourist product। देखो ई टूरिज्म का मतलब यही है कि टूरिज्म में पहले आप लोग क्या करते थे, आप बताओ। पहले आपको कहीं घूमने जाना होता था तो आप ट्रेवल एजेंट के पास जाते थे फिजिकली, उसकी ऑफिस, वो आपके लिए टिकट बुक करता था, आपके लिए सब कुछ करता था। लेकिन अब ई टूरिज्म यानी आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक टूरिज्म आ गई है, उसकी वजह से अब ICT आ गया है आपके पास। अब आप कंज्यूमर को इफेक्टिवली, आप कंज्यूमर जो है फैसिलिटीज ले सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि उनको कौन सा क्या बुक करना है। अब बहुत उनके लिए आसान हो गया है। अच्छा आप बताओ, घर बैठे आप बुक करते हो आप होटल कि कौन से होटल में जाना है, कहाँ कितना है, क्या कितना है, एक रात का कितना है, एक दिन का कितना है, सब कुछ अब आप कंपेयर कर सकते हो। डेफिनेशन ऑफ ई टूरिज्म, इसमें तीन चीजें आती है। इसके एलिमेंट्स है बिजनेस, टूरिज्म एंड ICT। ये तीनों का रोल है टूरिज्म के अंदर, ठीक है। सबसे पहले इसमें ICT, देखो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से आप घर बैठे सब कुछ कर सकते हो। मैनेजमेंट, मार्केटिंग की वजह से जो है अब इतना ज्यादा लोग घूमने लगे, सबको सब कुछ पता चल गया है क्योंकि मार्केटिंग इतनी अच्छी हो रही है। आपको टूरिज्म दिया जा रहा है, आपको ट्रांसपोर्ट, ट्रेवलिटी, आपकी हॉस्पिटैलिटी, आपका स्वागत बहुत अच्छे से किया जा रहा है वहां पर। ये इसके एलिमेंट है। फीचर्स की बात करें, 24/7 ग्लोबल, आप कभी भी कहीं से भी ट्रिप कर सकते हो बुक अपनी। इंटरैक्टिव एंड पर्सनलाइजेशन है, आप अपने रूम्स को भी देख सकते हो घर बैठे, 360 डिग्री से कैमरे से आपको दिखा सकते हैं कि ये आपका रूम रहेगा। कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसी, आप ट्रेवल एजेंट का खर्चा कम हो जाता है, ट्रांजेक्शन टाइम कॉस्ट कम हो गई है। ट्रांसपेरेंसी, आप चेक कर सकते हो इस वाले नहीं तो उस वाले होटल में बुक कर लो, किसका प्राइस कैसा है, रेटिंग चेक कर लो, रिव्यू चेक कर लो। पेमेंट आसानी से कर सकते हो, डिजिटली पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। लाइव अपडेट आप देख सकते हो, इंस्टेंट कंफर्मेशन आपका आ जाता है, इतना फास्ट हो चुका है टूरिज्म अब बात करते हैं इमर्जिंग ट्रेड्स इन ई कॉमर्स टूरिज्म। टूरिज्म में अब क्या क्या चल रहा है, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉक्स चल रहा है। अब अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है ना, आप तुरंत उससे पूछ सकते हो, वो आपको जवाब दे देगा। एआई जो है। वर्चुअल रियलिटी, मैंने अभी आपको बोला ना, 360 डिग्री टूर, आपको पूरा होटल आपको घर बैठे दिखा देते हैं वो। मोबाइल टूरिज्म, अब आप अपना डिजिटल बोर्डिंग पास ले सकते हो, आपको किसी से कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बिग डेटा एंड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, अब आप हिस्ट्री तक चेक कर सकते हो। सोशल मीडिया यूजर जनरेटेड कंटेंट, यानी आप ट्रैवलिंग का व्लॉग इतना बन रहा है, आप उनके रिव्यू देख सकते हो। आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग देख रहे होगे, आजकल बहुत लोग कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। सोशल मीडिया ने कितना ज्यादा टूरिज्म को बढ़ावा दिया है, ठीक है। फिर है स्मार्ट एंड सस्टेनेबल टूरिज्म। अब इको फ्रेंडली डिजिटल इनिशिएटिव्स भी हो गए हैं काफी ज्यादा। जैसे कि अब आपने देखा होगा कि होटल के अंदर वगैरह वगैरह सब जगह वहां पे जाके चेक करो, जो गया होगा उसे पता होगा अब कितनी ज्यादातर यहाँ पे टूरिज्म में फैसिलिटीज मिल गई है। डेस्टिनेशन मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया, इको फ्रेंडली है। बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई गई हैं होटल्स में, आप देखो जाकर वहां पर, ठीक है। सोशल मीडिया मैंने आपको बताई थी कितना इन्फ्लुएंस हो चुका है, सब ब्लॉग बना बना दिखाते हैं आप लोगों को। डेटा वगैरह आप सब चीज यहाँ पे सर्च कर सकते हो कि क्या क्या ऑफर्स थे, क्या क्या चीजें हैं। तो ये अब ज्यादा इमर्जिंग ट्रेंड चल रहा है। ऐसे क्वेश्चन वैसे ज्यादा आएंगे नहीं, मेन मेन पढ़ो बस, वहीं से क्वेश्चन आने वाले। इन चीज़ों से क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में। फिर भी टॉपिक था तो मैंने करा दिया है। तो चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।